जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, तात्या ने जब दूसरी बार नर्मदा नदी क्रॉस की और वो तट पे पहुंचे तो सामने खड़ा रहा मेजर सैंडरसन। उसके साथ तात्या का युद्ध हुआ। दोनों तरफ से गोलीबारी चल ही रही थी तो बीच अचानक गोलीबारी के तात्या ने अपने वीरों को युद्ध छोड़ के नर्मदा में छलांग लगाने का हुक्म दे दिया। अब कुछ ही क्षणों में सारी सेना तात्या के साथ गायब हो गई। अब जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये युद्ध क्षेत्र में रणनीति और युद्ध नीति का एक अद्भुत अचंबा माना जाता है। वैसे हाँ, ऐसे युद्ध के जो अचंबे हैं ये हमारे ये 1600 साल के इतिहास में भरे पड़े हैं। आप इसका वो जो मोहम्मद घोरी था ना, उसका जो पलायन हुआ है, जो हमारी निर्भया देवी ने किया है, वो युद्ध देखो। हाँ, जब खिलजी घुसा था दक्षिण में तो देखो। राणा सांगा जब आगरा के पास आए थे, रुके थे, वहां का युद्ध देखो। ऐसे ऐसे मैं 10 युद्ध तो अभी आपसे बात करते करते ही मेरे सामने आ गए जो सही मायनों में युद्ध संशोधक को संशोधन करने पे ये मजबूर करेंगे। ऐसे ऐसे अद्भुत कुछ चीजें यहाँ पे हुई है। अब एक ही बात बताता हूँ। अगर आप सोचो, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, अगर मैं आपसे लड़ रहा हूँ, ठीक है, हम लड़ रहे हैं, हमारे सामने आ गया, आपकी मानसिकता है मुझे हराना, मुझे मेरी मानसिकता होगी शायद होगी आपको हराना, इसलिए तो हम युद्ध कर रहे हैं, सीधी बात है। और दूसरे ही क्षण अगर मैं हथियार डाल के आपके पास आ जाऊं और आपके गले में गले डाल दूं, आपको झप्पी दे दूं, तो कैसा रहेगा? अब ये हमारे 1600 साल के भारत भूमि के इतिहास में ये कम से कम 5 बार ऐसे हुआ है। अब देखो, और वहां पे यहाँ तो मैं अकेली की बात कर रहा हूं, वहां तो पूरी की पूरी सेना पलट गई। अब सेना कैसे पलटती है मुझे नहीं मालूम, मेरे दिमाग के बाहर की चीज है, लेकिन इस पे भी संशोधन करना चाहिए कि ये क्या मानसिकता है, ऐसा क्यों हुआ। उसमें उसको सब इस घटनाओं को लेखांकन करना और उस पे संशोधन करना मेरे हिसाब से आवश्यक है। चलो, मैलिसन क्या कहता है देख। तो मैलिसन ने इस घटना के बारे में लिखा है कि इस तरह से अचानक बंदूकों के गायब होने की कला में, उसको कला कहता है मैलिसन, चलो ठीक है, हाँ, इन लोगों का हाथ भाई कोई नहीं पकड़ सकता। मैं तो कहता हूं ये अपने तरह का अकेला उदाहरण है विश्व भर में। किसी भी सेना ने लड़ते लड़ते ऐसा नहीं किया होगा, ये मैलिसन लिखता है। तात्या ने नर्मदा पार की, तात्या वडोदरा पहुंचे।
अब वडोदरा में राज दरबार में सभी उनका इंतजार कर रहे थे, उनके फेवर में ही थे, उनको मदद मिली। फिर वहां मदद लेके तात्या निकले राजापुर। अब वडोदरा में उन्हें कुछ घोड़े और कुछ नगद कुछ मिली और वो लेके उनको जाना था सीधे उदयपुर की तरफ। अब वडोदरा से छोटा उदयपुर का जो अंतर है वो मात्र कुछ 45, 50, 52 मील होगा, लेकिन यहाँ हर रोड के हर चप्पे पे अंग्रेजों ने अपनी फौज रखी थी। उनको पता था कि तात्या यहीं से निकलेंगे। अब उदयपुर में खुद पार्क उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब वहाँ वडोदरा से अंग्रेजों को चकमा देते हुए तात्या उत्तर की दिशा में बढ़े। और इस वक्त मित्रों, इस मौके की घड़ी पे बांदा का जो नवाब था उसने तात्या का साथ छोड़ दिया, अपने शस्त्र रखे और इंग्लैंड के रानी का वो गुलाम बन गया। मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, बोल के तो रहूंगा, आपको अभी बोर होने लगा हो, लेकिन भाई मुझे बोलने की अनुमति दे। मोमिन था तो जर, जोरू और जमीन, ये त्रय सूत्री तो उनके दिमाग में फिट बैठी हैं। हाँ, ये राष्ट्र, उसके लिए किया जाने वाला त्याग, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए किए जाने वाला बलिदान, ये ऐसे फालतू शब्द उनके डिक्शनरी में होते नहीं है। कुरान में लिखा है वो फाइनल, जीते तो गाजी, मरे तो शहीद, तुम्हारी जन्नत की सीट फिक्स है। बस उनको उतनी बात समझ आती है, जर, जोरू, जमीन। जब तक लगा कि पेशवा जीतेगा और जीतने के बाद मेरे हाथ में कुछ आएगा, दिल्ली दरबार में मुझे कुछ ज़्यादा मिलेगा, तब तक साथ दिया। अब जिस दिन लगा कि पेशवा तो ये हारी हुई बाजी लड़ रहा है, उसी क्षण टाटा बाय बाय, रानी को पकड़ो, बांदा हाथ में फिर से ले लो, फिर से वो हरम, फिर से नाच गाना, ओए होए होए, फिर से वो तवायफ के साथ अय्याशी। हाँ, पेंशन तो इंग्लैंड सरकार दे ही देगी, पेंशन कहाँ जाएगी, और बाकी बचे गुलाम, गरीब, मासूम, हिंदू प्रजाजन तो है ही, उनसे लूटेंगे और उनकी सेवाएं तो लेते रहेंगे। हाँ, ये था बांदा का नवाब। चलो ठीक है, लेकिन बांदा के नवाब ने कम से कम 1 साल तो साथ दिया ही है, ये भी मैं मानता हूं। तात्या वडोदरा से वसावरा की जंगल में घुस गए। अब इस युद्ध में मित्रों 2 मराठा मर्द बचे थे, एक तात्या और दूसरे थे राव साहब पेशवा, नाना साहब पेशवा के भतीजा। दक्षिण को नर्मदा, पीछे सारी दिशा से अंग्रेज, सारी दिशा से। अब ऐसी नाजुक निराशाजनक परिस्थिति में ऑप्शन क्या बचता है? शरणागति। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है? अगर ये ऑप्शन हमने स्वीकार कर लिया तो इसका जस्टिफिकेशन होता है, भाई जिएंगे तो ही लड़ पाएंगे, अगर मार दिए गए तो अब बाद में लड़ेंगे कैसे? लेकिन ये जो खुद का ज़मीर होता है ना, हाँ वो आड़े आता है। शरणागति केवल अशक्य, केवल अशक्य। एक ने लिखा है, बट दीज 2 ब्रेव हार्ट्स in this out of extreme danger as cool as bold at any period of their career। तात्या तो तात्या टोपे थे। इसमें से भी उन्होंने एक योजना बना दी, इसमें से भी। अब तो मैं बच पाना नामुमकिन था, लेकिन तात्या ने इसमें से भी जगह अपने लिए बनाई। वहाँ पे पर्वतों पे एक किलेदार की मदद ली और किलेदार की मदद से उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। तात्या और अपने साथीदारों के साथ उदयपुर की तरफ निकल गए। वासौरा के जंगल में तात्या को घेरने के बाद अंग्रेज़ों को अब ऐसे लगने लगा था कि हाँ बस अब तो कुछ दिन की बात है,
कुछ दिन की प्रतीक्षा है बस। तात्या या तो मार दिया जाएगा या शरण आएगा। तात्या यहां से कहीं नहीं जा सकता। बहुत भगाया था भाई तात्या ने अंग्रेजी सेना को, प्रैक्टिकली बहुत भगाया था। अब अंग्रेजी सेना जो थी उन्होंने तो लड़ाई का विचार भी छोड़ दिया था। और हमें मालूम है मित्रों कि अगर आदमी कुछ कर रहा है, उसके सामने कुछ लक्ष्य है और वो लक्ष्य का अगर वो विचार ही छोड़ के सुस्त हो जाए तो उसका शारीरिक शक्तिपात होना भी स्वाभाविक है। वैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि महर्षि पतंजलि को अगर आपने बारीकी से पढ़ा है तो आपको पता है विचार क्या होता है। तर्क, वितर्क, अनुमान, आचार, विचार, वो तो बात की बात है। पहले तर्क या वितर्क और फिर अनुमान होता है। वो आप डिटेल पढ़ लो, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप भी पढ़ लो। अब ये विचारों का हमारे प्राण शक्ति से क्या संबंध है, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण हमारे महर्षि पतंजलि ने किया है। बस आपसे यही एक प्रार्थना है कि ये जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे मूर्धन्य गुणीजन ऋषि मुनि ने लिखे हैं, वो पढ़िए, लेकिन कृपया मैक्स मुल्लर और ये स्मिथ जैसे ये भांड नालायक है ना, इनके जो भाषांतर है, जैसे मैक्स मुल्लर ने वेद और पुराण का भाषांतर किया। नहीं, मैक्स मुल्लर तो फिर आखिर में बदल चुका, आखिर में वो पूर्ण तरह सनातनी हो गया था, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो फालतू फालतू चीज़ें कहते हैं ना, और जो हमें पढ़ाई जाती है। हाँ, और फिर बाद में उसने अपने समाधि पे भी कुछ, अभी याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा आपको। उसने अपने समाधि पे अपना नाम जो है वो संस्कृत में श्लोक एक बनाया है और वो लिखा है, आज भी है। तो ये बताते हैं कि नहीं, वो तो बहुत फिर बाद में वो तो पूरा का पूरा सनातनी। कुछ ऐसा नहीं था बड़े भाई, कुछ ऐसा नहीं था। ये सब नालायक हैं। इन्होंने हमेशा ही सनातन की प्रताड़ना की है और उसी सोच में इन्होंने सब भाषांतर किया है। आप वो कृपया ना पढ़े। हाँ, ना इनको वृत्त का पता है, ना छंद का पता है, हाँ, ना उनके गर्भितार्थ जो होते हैं उनका पता है। बस शब्द जोड़ना है, शब्द जोड़ के भाषांतर करना है। ऐसे भाषांतर होता है क्या? मैंने पतंजलियों का अंग्रेजी संस्करण पढ़ा है, सोल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। अरे यार क्या, बस यही होती है, बस 2 ही शब्द है आपके पास इनके लिए, और 10 भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाषा है समृद्ध तो होगी ही, मुझे भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे प्रॉब्लम है, ये अज्ञानियों से प्रॉब्लम है। सोल एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी जैसे शब्द जोड़ के ये हमें जो बार बार भ्रमित करते हैं ना, उनसे प्रॉब्लम है। अनाहत का अर्थ अलग है, चक्र का अलग अलग है। दोनों एक साथ जब जुड़ते हैं तो उनका अर्थ अलग है। अनाहत चक्र हमारे शरीर में जहां है उसका रेफरेंस अलग है, उसका गुणधर्म, उसकी जाति अलग है, उसका हमारे प्राण शक्ति के साथ जो संबंध है वो अलग है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनाहत चक्र का महत्व वो अलग है। अब इसको सबको जोड़ के अगर एक साथ हम लोग अंग्रेजी भाषांतर करेंगे तो ही अंग्रेजों को अनाहत चक्र का सही मायने में भाषांतर उनको पढ़ने मिलेगा। इतना अभ्यासु और इतना मूर्धन्य कौन होता है भाई? कैसे करेंगे ये लोग? अगर नाम नहीं पता, उसका अर्थ नहीं पता, उसके अर्थ का गर्भितार्थ नहीं पता, तो सीधी बात है अर्थ का अनर्थ होना स्वाभाविक है। अब मेरे सामने एक ही वाक्य में समाप्त करता हूँ। ये मेरे सामने आ गया कि भाई हमारे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने गीता पे टीकात्मक
ज्ञानेश्वरी लिखी, ये तो हम जानते हैं। उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था मुक्ताबाई। अब मुक्ताबाई ने एक रचना की है। मुक्ताबाई रचना की शुरुआत में कहती है, मूंगी उड़ाली आकाशी, मूंगी उड़ाली आकाशी, 1 2 3। अब अगर विदाउट रेफरेंस, अगर मेरे जैसा भांड अज्ञानी अगर भाषांतर करेगा तो शब्दशः क्या होगा हिंदी में? मूंगी चींटी उड़ाली, उड़ गई, कहाँ पे? आकाश में। भाई चींटी आकाश में उड़ गई, हो गया 1 2 3। मूंगी उड़ाली आकाशी, चींटी उड़ गई आकाश में। एंट फ्लाई इन द स्काई। कैसे रहा भाई, कैसे लगा आपको सुन के? आपने अब तक जूता निकाला होगा मेरे। इसीलिए कह रहा हूं, करबद्ध बस विनम्र अभिवादन, आपको विनती है कि पतंजलि योग आप अपने मातृभाषा में या संस्कृत में या हिंदी में ही पढ़े, कृपया, दिल से कह रहा हूं। तो वर्सावा में जंगल को घेर के अंग्रेज पूरे के पूरे अब ठंडे पड़ गए थे। उनको कोई आशंका नहीं थी कि तात्या यहां से छूटेगा। लेकिन अचानक 11 दिसंबर शाम को 4 बजे ये हमारा मरहट्टा शेर जंगल से कूद के मेजर रॉक के सामने खड़ा रह गया। मन में एक ही प्रण था, आर पार, बस यहां से निकलना है, यहां मरना नहीं है। जिस तेजी से हमारे राष्ट्रवीर मेजर रॉक के सैन्य में घुसे, कहते हैं मेजर रॉक के जो सोजिर थे, आधों ने तो बंदूक लोड भी नहीं की थी, और आज जिन्होंने भी बंदूक लोड करने में समय गवाया, इस बीच तात्या और राव साहब उनके घेरे से निकल भी चुके थे। मेजर रॉक ने फिर बाद में अपने अफसरों के सामने शर्म से गर्दन भी झुकाई है। तात्या वर्सावा के जंगल से बाहर आ गए थे। उसी समय एक हमारा अयोध्यावीर राष्ट्रवीर था फिरोज खान। अब फिरोज खान ने डिसाइड किया था कि वो तात्या के साथ लड़ेगा, तो तात्या से मिलकर लड़ने के लिए वो अयोध्या से निकला। अब ये तो जाहिर है, अगर अयोध्या से फिरोज खान निकला है तात्या का साथ देने के लिए, तो उसको भी तो कड़ा संघर्ष करके इंदरगढ़ आना पड़ेगा। सावरकर जी उसके किए परिश्रम का कोई डिटेल देते नहीं है, बस लिखते हैं कि फिरोज शाह, ग्वालियर के शिंदे सरकार ने बेदखल किया हुआ राजा मानसिंह, ये दोनों इंदरगढ़ में तात्या और राव सिंह के साथ आखिरकार मिल गए। 13 जनवरी 1959 में इन लोगों की 4 जनों की भेंट हो गई। अब अंग्रेजों को यह खबर मिली कि तात्या इंदरगढ़ से देवास निकल गए हैं। मेजर शॉवर था, सॉमरसेट था, मीचेल था, बेंसन था, बोनर था, ये स्मिथ था। अब आपको मित्रों कुछ नए नाम आपको दिखाई दिए होंगे, करेक्ट। वो जो सब पुराने बुड्ढे थे ना गत साल के, रॉबर्ट्स, मिल्स, बेकर, वो अब निकल चुके। अब ये नई गैंग आ गई इन लोगों की। ये अष्ट दिशा से ये सब नए नवेले ताजे तरीन अंग्रेज देवास की तरफ दौड़ चुके। अब 16 जनवरी 1859 को प्रातः एक सोजिर वहां पे चिल्लाया, तात्या तात्या, अरे भाई तात्या को पकड़ लिया, तात्या को पकड़ लिया। अब उस सोजिर की छाती चौड़ी हो गई, उसको यकीन था साला मुझे कुछ ना कुछ तो इनाम जरूर मिलेगा। वहां पे आ गए स्थानिक। अब स्थानिक आने की वजह से उसके मंसूबे पर पूरा का पूरा पानी फेर गया। मुंगेरी लाल का हसीन सपना टूट गया भाई, क्योंकि वो तात्या नहीं थे। संपूर्ण निराशा। तभी 21 जनवरी को फिर से खबर मिली कि तात्या को अलवर में देखा गया है।
अब यहाँ एंट्री होती है सेनापति होप की। सेनापति होप के साथ तात्या की लड़ाई हो गई अलवर के पास, जिसमें सीधी बात है तात्या का पराभव हुआ और तात्या वहां से भाग गए। अब सब पूरे भारतवर्ष को ये पता चल रहा था कि ये बाजी तो हमारे राष्ट्रवीरों के हाथ से पूरी तरह निकल गई है। और दूसरी चीज ये लोग जिस तरह से भाग रहे थे हमारे राष्ट्रवीर, भागते भागते शरीर भी उनका जवाब देने लगा था। 4 दिन बाद खुद को और ये उनके जो साथीदार थे हमारे राष्ट्रवीर, उनको शारीरिक तौर पे असमर्थ पाके तात्या पहली बार जिंदगी में निराश हुए और सार्वजनिक तौर पे ये इन्होंने बताया। शाम को राव साहब फिरोज खान उनके सामने तात्या ने अपना निर्णय जाहिर किया। उनके साथ छोड़ने का निर्णय तो वो था, ये बड़ा कठिन निर्णय था, लेकिन तात्या ने लिया। तात्या 2 घोड़े, 1 खच्चर, 2 ब्राह्मण खानसामे और एक उनका विश्वासु नौकर था, बस उनके साथ ही तात्या निकल गए। वो कोई शरणागति लेने नहीं जा रहे थे, लेकिन इन लोगों का, राव साहब और फिरोज खान का साथ उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि तात्या मन से और तन से शायद हार चुके थे और उनको ऐसी निराशाजनक उपस्थिति वहां पे उन दोनों के साथ, भाई अगर वो लड़ना चाहते थे तो अड़ंगा तात्या नहीं बनना चाहते थे, तो शायद इसलिए तात्या वहां से निकल गए। अब तात्या राजा मानसिंह के पास गए जब वो परोना के जंगल में छिपा हुआ था। तात्या को देख के राजा को आश्चर्य लगा। उसने पूछा कि भाई तात्या, आप यहाँ? तात्या ने उसको जवाब दिया कि भाई तन और मन दोनों की थकावट है, तो इसी वजह से मैं आपके समक्ष आया हूं। जैसे मैंने पहले कहा, व्यक्तिशः मुझे तो ऐसे मित्रों लगता है कि तात्या ने उसी क्षण लड़ाई लड़ना छोड़ दिया था। उसी क्षण उनके मन में जो जोश, जो विजिगीषु वृत्ति होती है ना, शायद उनका पूरी तरह से ह्रास हो गया था। सारी आशाएं जलकर खत्म हो गई थी। अब तो बस अपनी पर्सनल व्यक्तिशः सीमित क्षमता के अनुसार प्रतिकार बचा था। बस तात्या हिंदुस्तान के सेना नायक नहीं रहे थे। अंग्रेज तो हम जानते हैं, अंग्रेज तो भेड़ियों की तरह तात्या के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि अंग्रेज फौज एक अखंड बहते हुए पानी का झरना होता है ना, वो साला वो झरने की तरह उनके पास सैन्य का ये था, जमावड़ा था। एक आता था हर 3 महीने के बाद दूसरा नए दम के, नए आधुनिक हथियार के साथ नए सोल्जर भर्ती हो जाते थे। तो उन्होंने एकमात्र, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था, शायद अंग्रेजों ने ये अब तय कर लिया था, चाहे जो हो जाए, पूरे भारतवर्ष के अंग्रेजी प्रशासन का एकमात्र टारगेट था। वो टारगेट था तात्या टोपे। कहीं भी जाए, रात हो, दिन हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, अब तो तात्या को पकड़ना ही है। और यहां तात्या ने तन और मन से जवाब दे दिया था। अब जैसे तात्या राज सिंह के इधर जंगल में चले गए, अंग्रेजों को तुरंत पता चला कि अब तात्या जंगल में राज सिंह के पास गए हैं और तात्या अब शांत हो चुके हैं। तो जंगल से कैसे बाहर निकाला? तो जंगल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने फिर छल कपट शुरू किया। भाई राजा मानसिंह को फंसाने का ही प्लान बना दिया।
अब राजा मानसिंह को प्लान तो हो गया, राजा मानसिंह को कैसे फंसाए। तो राजा मानसिंह के चाचा को उठा लिया, उस पर अत्याचार शुरू किए। फिर मानसिंह उनके उनके पास आ गया। अब मानसिंह के सामने अंग्रेजों ने दो प्रस्ताव रखे। एक, अगर हमारा साथ दोगे तो आपकी सभी सम्मान की वस्त्रें जो है, जो शिंदे ने आपसे छीन ली थी, वो हम आपको वापस दिलवाएंगे, और नाखार की जागीरी भी आपको मिलेगी। अब जैसे, और तीसरा, आपके चाचा को बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। तो ये तीन शर्तें रख के अंग्रेजों ने मानसिंह को हाँ कहने पे ही बाध्य किया। मानसिंह फिर तात्या के सामने आ गया तो उसने कह डाला तात्या को, तात्या मैं शरण जा रहा हूं। अब तात्या ने फिरोज खान का आमंत्रण मानसिंह को बताया, दिखाया। तात्या बोले, अब आप ही बताओ फिर, अब मैं क्या करूं, मैं यहां रहूं या फिरोज खान ने तो मुझे ये देखो आमंत्रण पत्र भेजा है, या मैं फिरोज खान के पास जाऊं, आप बताओ क्या करूं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसिंह ने तात्या को सबूरी रखने का सुझाव दिया कि भाई तात्या आप रुक जाओ, आप प्रतीक्षा करो, हाँ आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो मैं जल्द ही आपको अंतिम निर्णय पहुंचा दूंगा। अब तब तक आप इस मेरे आदमी के साथ यहां से पहले निकलो, वो दिखाएगा वो जगह सुरक्षित है, आप वहां सुरक्षित रहेंगे, आप उसके साथ जाओ। तात्या उस आदमी के साथ उनके इप्सित स्थल के वहां चल पड़े। आखिरकार मानसिंह उनके उनके जो विश्वास पात्र जो साथीदारों में से एक बंदा था, वो तात्या के साथ था। तो तात्या के मन में कोई शंका ही नहीं थी, क्योंकि वो अगर मानसिंह का विश्वास पात्र है तो तात्या उन पे शक क्यों करेंगे। तात्या अपने इप्सित स्थान पे, नए स्थान पे पहुंचे। तीसरा दिन, मात्र तीसरा दिन मध्य रात्रि के बाद तात्या गहरी नींद में चले गए। जब सुबह आंख खोली तो खुद को तात्या ने बंदी पाया। 7 अप्रैल 1859 का वो काला दिन जब विश्वासघात से ये हमारा मरहट्टा शेर आज अंग्रेजों के पिंजड़े में फेंका गया था। वंदे मातरम।